हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं यूनिट नंबर सेकेंड के तहत आज हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे गिब्स प्रावस्था नियम के व्युत्पन्न की बात करने वाले। इससे पहले हम पढ़ेंगे तंत्रों के बारे में। तंत्र हमारे पास कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्रियाशील तंत्र, एक क्या होते हैं? अक्रियाशील तंत्र। अगर आप तंत्र के में देखते हैं, तंत्र में कितने मिल जाते हैं? दो प्रकार के। एक में देखने मिलता है क्रियाशील, एक क्या मिल जाता है? अक्रियाशील। इनके नाम से ही पता चल रहा है। क्रियाशील का अर्थ क्या होता है? क्रियाएं करते हैं। कौन क्रिया करते हैं? अवयव। कैसे कहते हैं? परस्पर क्या करते हैं? क्रियाएं। जब ये परस्पर क्रियाएं करते हैं ना और इनकी प्रावस्था की बात करते हैं, इनमें क्या आ जाती है? जटिलता आ जाती है। ठीक है, ये क्या करते हैं? जो अवयव होते हैं क्या करते हैं? परस्पर क्रिया, इससे क्या आ जाती है? जटिलता। ठीक है, और अगर हम अक्रियाशील तंत्रों की बात करें तो इसमें अवयव क्या करते हैं? क्रियाएं नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? क्रियाएं नहीं करते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि जो प्रत्येक अवयव है या भिन्न भिन्न जो अवयव है ना, वो क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं के अंदर होते हैं, यानी कि केवल एक ही प्रावस्था होती है। ठीक है, जिनका आप सरलता से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भिन्न भिन्न अवयव है वो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्रावस्था में। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्रावस्था में। ठीक है, इनकी जो जटिलता का जो अध्ययन है वो हम व्युत्पन्न नियम से करते हैं। कैसे करते हैं व्युत्पन्न नियम से? ये हम अक्रियाशील तंत्रों के द्वारा समझते हैं। तंत्रों के द्वारा समझते हैं, द्वारा सरलता से समझेंगे। ठीक है, या हम व्युत्पन्न करके बताएंगे अक्रियाशील तंत्रों के द्वारा, या इसको हम अक्रियाशील तंत्रों के द्वारा समझेंगे कि हम कैसे जटिलता होती है इनके द्वारा हम व्युत्पन्न नियम से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला आपको दिखाई देगा एफ, जिससे मैं परिभाषा करते हैं स्वतंत्रता कोटि होती है कुल चरों की संख्या। क्या होती है? कुल चरों की संख्या जो क्या हो हमें उपलब्ध हो, या क्या उसकी आवश्यकता जो हमें आवश्यक हो, माइनस उपलब्ध कुल समीकरणों संख्या उपलब्ध कुल समीकरणों की संख्या। ठीक है, स्वतंत्रता कोटि हमारे पास एफ है। कैसे ज्ञात करते हैं उनके द्वारा बात करने वाले। ताप और सांद्रता, या मैंने क्या मान लिया? मोल भिन्न। ठीक है, दाब मान लिया, ताप मान लिया है, सांद्रता मान लिया और क्या मान लिया? मोल भिन्न। इन्हीं की संख्या में मान लेता हूं एक है। अब देखिए, अगर मैं सांद्रता मोल भिन्न की बात करता हूँ, सरलतम स्थिति के लिए मैं क्या मान लेता हूँ? प्रत्येक प्रावस्था के अंदर क्या होते हैं? एक अवयव है। ठीक है, प्रत्येक प्रावस्था में क्या है? एक अवयव। ठीक है, जहां पर अगर बात करोगे घटक क्या हो जाता है? C, और प्रावस्था बराबर क्या है? P। इसकी जो कुल सांद्रता है, कुल मोल भिन्नता इंटू कर दीजिए, क्या हो जाती है? Pc। और कुल चरों की संख्या की बात करते हैं, एक और एक दो, प्लस क्या जाता है? Pc। समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं उपलब्ध कुल समीकरणों की बात करते हैं। मैं मानता हूं कि कोई प्रावस्था है जिसमें क्या होती है? प्रत्येक प्रावस्था में क्या है? मोलों की संख्या कितनी है? एक है। ठीक है, देखिए समीकरण लिए माना प्रत्येक
प्रावस्था में मूलों की संख्या कितनी है? 1। जैसे ये इस प्रकार समीकरण है, 1 x1 x2 x3 ये चलती जा रही है, xc और ये क्या इक्वल 1 है। ये मैंने केवल एक मोल के लिए बात की है। अगर हम बात करें 2 मौलिक संख्या कुल, तो मौलिक संख्या एक ही रहने वाली है। 2 के लिए बात कर लीजिए, सिमिलर सी चलने वाली है, +1। और हम पी प्रावस्था की बात कर लेते हैं, प्रावस्था है, ठीक है, पहली प्रावस्था दूसरी प्रावस्था, पी प्रावस्था की अगर बात करते हैं, इनकी संख्या क्या रही? सेम रहने वाली है। और मौलिक संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 1, ठीक है, पहली प्रावस्था के अंदर, दूसरी प्रावस्था के अंदर और पी प्रावस्था में कुल प्रावस्था संख्या कितनी होगी? यहाँ पर पी हो चुकी है। अब मैं क्या मानता हूँ, कोई प्रावस्था साम्य है। क्या है? प्रावस्था साम्य, और वहाँ पर जी की वैल्यू कितनी है? 0। प्रावस्था साम्य, साम्यावस्था में जी की वैल्यू 0 है। और तो रासायनिक विभव का जो मान है प्रत्येक प्रावस्था में क्या है? वो समान, क्या है? समान है, बराबर है, इक्वल है। किस प्रकार से बात करते हैं? जैसे हमारे पास है, हम बात करते हैं पहले के लिए इस प्रकार से, एक ये पहली प्रावस्था के लिए बात कर रहा हूँ, जैसे μ1 μ2 μ3 ये जैसे बढ़ते जाते हैं, जैसे μc। इसी प्रकार से हम बात करते हैं पहली प्रावस्था के लिए इनकी संख्या, जैसे μ1 पहली प्रावस्था के लिए बात करें, ठीक है, μ2 μ3। और इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ सी के लिए, 1 के लिए, ठीक है, μc। इनके लिए बता प्रत्येक प्रावस्था में क्या और एक कम हो रहा है, तो प्रावस्था क्या हो जाती है? एक कम, P-1 इंटू कुल सांद्रता ज्ञात करनी है C, ठीक है। कुल की अगर वैल्यू ज्ञात करोगे हमारे पास आ जाता है P + C P-1। समीकरण नंबर हमारे पास क्या जाती है? 2। समीकरण नंबर क्या आ जाती है हमारे पास? 2 आ जाती है। अगर मैं समीकरण 1 व 2 की बात करूं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारे पास ये थी, ठीक है। कुल चरों की संख्या कितनी है हमारे पास? ये रही कुल चर, ये रही हमारे पास समीकरण संख्या P C P-1। थोड़ा हल कर लीजिए इसको, माइनस का गया CP प्लस क्या आ गया C, कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हमारे पास बचता है। इधर भेज दीजिए P को, F + P, यहाँ पर रह जाता है 2 + C। तो बात करने वाले बात करेंगे मित स्थायी साम्य या सही साम्य की बात करने वाले, जिसको अंग्रेजी में मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम और ट्रू इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं। देखिए मित स्थायी साम्य सही साम्य क्या होता है? देखिए इस साम्य की अगर बात करें, साम्य क्या होता है? 2 या 2 से अधिक, मिनिमम कितना चाहिए? 2 या 2 से अधिक प्रावस्थाएं। जब हम 20 सममांगी साम्य की बात करते हैं उसके अंतर्गत क्या होता है? 2 या 2 से अधिक प्रावस्थाएं क्या साम्य के अंदर हो जाती है, तो उसे बोलते हैं सही साम्य। सही साम्य के अंतर्गत हम देखते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिल जाता है बर्फ, जल की बात करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर दाब में चाहे आप क्या कर लीजिए, आंशिक रूप से बर्फ को पिघलाकर जल में परिवर्तन कीजिए या आंशिक रूप से जल को ठंडा करके बर्फ में परिवर्तन कीजिए, साम्य किसी भी स्थिति से प्रारंभ कीजिए, वो क्या हो जाता है? साम्य में स्थापित होता है। अर्थात साम्य क्या होता है? दोनों दिशाओं से देखने को मिल जाता है। किसके अंतर्गत? सही साम्य के अंतर्गत, ठीक, साम्य की वी सम्मागी साम्य की बात करते हैं, ठीक है।
इसमें क्या होती है, दो तो हम लेंगे, दो या दो से अधिक प्रावस्था क्या हो, साम्य। विषम साम्य की बात करेंगे जिसके अंदर क्या हो, दो या दो से अधिक प्रावस्था क्या हो, साम्य के अंदर होती है, उसे हम बोलते हैं सही साम्य। एक और लाइन लिख लेते हैं, ये दोनों दिशाओं में होती है, दोनों दिशाओं में। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे बर्फ व हम बात करेंगे जल की, ठीक है। अगर हम इसको समझें, जैसे मैं क्या करता हूँ, बर्फ को मैं क्या करता हूँ, जल बनाने के लिए मुझे क्या अगर आंशिक रूप से इसका ताप में कम करूँ, कब, इसके लिए कंडीशन है 1 एटमॉस्फेयर वे 0 डिग्री सेल्सियस पर बात करता हूँ, ठीक है। अगर मैं आंशिक रूप से पिघलाकर किसमें बदल सकता हूँ, जल में, यहाँ से साम्य को स्टार्ट करता हूँ। अगर यहाँ पर बात करूँ, जल को आंशिक रूप से मैं क्या करता हूँ, ठंडा कर इसमें परिवर्तित करता हूँ बर्फ में, अर्थात साम्य आपको दोनों दिशाओं में देखने को मिल जाता है। अगर मैं मित स्थायी साम्य की बात करता हूँ, इसको एक एग्जाम्पल के रूप में ही समझते हैं। मैं देता हूँ -1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस लिया, मैंने लिया -1 डिग्री सेल्सियस। -1 डिग्री सेल्सियस सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि 0 डिग्री से भी नीचे ताप। अब उस स्थिति के अंदर आप एक ही काम कर सकते हो, आप केवल क्या करते हो, जल को बर्फ में परिवर्तित कर सकते हो, परिवर्तित होता देख सकते हो, परंतु कभी भी आप -1 डिग्री पर बर्फ को जल के अंदर परिवर्तित नहीं कर सकते हो। इससे क्या तात्पर्य अर्थ निकलता है, इससे यह अर्थ निकलता है कि इसके अंतर्गत क्या हो, साम्य सिर्फ एक ही दिशा में होता है। हाँ, साम्य को आप साम्य कब तक बनाते हैं, आपको उसको पकड़ा हो, अगर आपको छोड़ दिया जाए, विडोलित करते हैं, उसमें कोई बर्फ का टुकड़ा गिरते हैं, टेम्परेचर अचानक से बढ़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगर हम छोड़कर विडोलित कर उसमें कोई बर्फ का टुकड़ा डाल देते हैं तो, ठीक। देखते हैं -1 डिग्री की बात करेंगे ना, इसमें क्या होता है, जो जल है ना, जल इसमें परिवर्तन हो सकता है केवल बर्फ में परिवर्तित, परंतु -1 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ से जल का भी परिवर्तन नहीं होगा। साम्य क्या होगा, केवल एक दिशा में, एक दिशा में। कब, जब तक छोड़ा ना गया हो, ठीक है, तंत्र को विडोलित करके बर्फ का क्रिस्टल डालने पर तंत्र जम जाता है और ताप बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या थे, मित स्थायी साम्य। और आशा करते हैं आज लेक्चर आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।